तो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो मेजर आइडियोलॉजीज यानी प्रमुख विचारधाराओं पे आधारित होने वाला है। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो डिफरेंस था विचार और विचारधारा मतलब किसे कहते हैं। आज हम लोग विचारधाराओं को पढ़ने जा रहे हैं और उस ही वीडियो में एक जगह पे पॉइंट आया था कि विचारधाराएं क्या होती हैं। तो उसी में मैंने बताया था कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आज उन्हें ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मार्क्सवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, उदारवाद हो गया, समाजवाद हो गया और साम्यवाद हो गया। तो अगर मैं इसे एक बार आपको बेसिक शब्दों में बताऊं मतलब बहुत आसान भाषा में बताऊं तो जैसे मतलब मार्क्सवाद क्या होता है, जैसे एक बार यहाँ पे तो मैंने पूरी डेफिनेशन रखी है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट शब्दों में बताता हूँ कि मार्क्सवाद एक्चुअल में है क्या। देखिए, जैसे मार्क्सवाद का कोई जो भी मतलब मार्क्सवाद के सपोर्टर राइटर हैं जो उसके सपोर्ट में बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि गरीब और अमीर इनके बीच में तो हमेशा लड़ाई होने वाली है। तो क्यों ना इसे समाप्त करके एक बेहतर समाज बनाया जाए जहाँ पे सभी लोग बराबर हों। जैसे रूस की क्रांति, जहाँ अमीर मतलब जहाँ गरीबों ने अमीर की सरकार को गिरा के एक नई सरकार बनाई थी। अब रूस की क्रांति क्वेश्चन आता है कब हुई थी। तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, जहां अमीरों ने गरीब की सरकार को गिराकर एक नई सरकार बना दी थी। अब वैसे ही अगला जो आता है जैसे पूंजीवाद। तो पूंजीवाद तो नाम से ही सही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे जो भी साधनों में कंट्रोल होगा, स्वामित्व होगा, हिंदी का शब्द है, वो निजी व्यक्ति या कंपनी के पास होगा। अब ये तो थोड़ा सा टिपिकल भाषा में देखो, एक बार इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, पूंजीवाद में कुछ खरीदने या बेचने के लिए चलता है, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वह उतना बड़ा आदमी। जैसे अमेरिका, जहाँ लोग अपने दम पे बिजनेस करते हैं और पैसे कमा रहे हैं, यानी कि वहां पर जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो अमीर है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यूएसए को। और यहाँ पर इसके बाद है जैसे उदारवाद। इसे भी समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, उदारवाद तो और सरल है। यहाँ पर को लोग कहते हैं कि हर किसी के पास सोचने, बोलने और अपने तरीके से जीने का हक है। यानी वो अपनी बातों को पूरी कराने के लिए उनके पास पूरा हक है। अब जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और अपनी सरकार बना ली। तो अब आपको यहाँ से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बू आएगी कि संविधान होना चाहिए टाइप वाली ना। ये देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789। अभी नेक्स्ट है जैसे समाजवाद। अब ये तो बहुत ही सरल सा शब्द है। समाजवाद मतलब यहाँ पर सरकार समाज की भलाई का काम करेगी, सबको बराबरी से चीज देगी और कोई गरीब ना रहे। तो ये वाली बू कहाँ की है? नेहरू जी थे जो भारत के। ये जो भी बड़े उद्योग थे अपने हाथों में ले लेते थे और गरीबों की सहायता करते थे। तो समाजवाद भरा भलाई का काम करके बराबरी को लाएगा। और लास्ट है साम्यवाद। तो साम्यवाद कहता है कि सब कुछ मिलजुल कर चलाओ, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब बराबर हो जाएं। तो जैसे साम्यवाद है जो ये कहता है कि डिफरेंस ही ना रहे, मतलब 10 रुपए अगर एक बंदा कमा रहा है तो सब 10 ही कमाए, या उनके पैसे की वैल्यू भी 10 के बराबर कर दो। तो ये तो एक इसकी बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं इन सब की डिटेल में। देखिए, मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद, इसकी परिभाषा है, ये लिखने को भी आ सकते हैं आपके में, तो इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। और ये किसी भी ग्रेजुएशन या पीसीएस या कोई अदर एग्जाम देते हैं जो थोड़ा रिटर्न वाले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है। यहाँ पर को लिखा है कि जो मार्क्सवाद है एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है, जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, तो ये नाम याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, इनके द्वारा विकसित किया गया है। यह
समाज में वर्ग संघर्ष, अब ये एक नया शब्द आया है वर्ग संघर्ष, यानी जहां पर को दो गुटों में आपसी बहस चले, या वो दो गुट होंगे जहां पर, तो वो उसके लिए हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। जैसे मार्क्सवाद के अंदर पे अमीर और गरीब को रखा जाता है, को मुख्य कारक मानता है, अंततः एक वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। तो ये वर्ग जो है बने हुए, इनको समाप्त करके एक वर्गहीन समाज को बनाने की बात करता है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ अमीर और गरीबों की लड़ाई है, तो इसे समाप्त करके एक अच्छा समाज बनाने की बात मार्क्सवादी करते हैं। अब देखिए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होंगी। तो जैसे देखिए वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद मानता है कि समाज में मुख्य संघर्ष श्रमिक अ, और पूंजीपति यानी बुर्जुआ, देखिए ये शब्द सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बुर्जुआ। तो इसको ध्यान देंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन लिखने को आ जाता है कि बुर्जुआ कौन से, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जो बुर्जुआ शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये पूंजीपति वर्ग के लिए यूज किया जाता है और ये मार्क्सवाद के अंदर पे प्रयोग हुआ था। तो ये जो श्रमिक वर्ग है प्रोलेटेरियट, ये और बुर्जुआ ये दोनों आपस में संघर्ष करते थे, और यह संघर्ष सामाजिक और आर्थिक असमानता का परिणाम है। तो यहाँ पर मतलब सामाजिक भी मतलब समाज के रूप में, और आर्थिक मतलब धन के रूप में कोई हमेशा झगड़ा चलता है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो अमीरी गरीबी रहेगी आर्थिक में, और सामाजिक में हो सकता है कि अ, वर्ग बना दिए हो कि तुम ऊंची जाति नीची जाति, कुछ भी हो सकता है सामाजिक में, तो वो उस समय का संघर्ष था। ऐतिहासिक भौतिकवाद, देखिए मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का विकास उत्पादनों के साधनों और उत्पादक संबंधों के बीच विरोधाभास से संचालित होता है। तो जो इतिहास का विकास हुआ है वो उत्पादन के साधन, अब उत्पादन ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा कौन कौन से साधन होते हैं। तो उसमें और उसके बीच में जो उत्पादक है, यानी उत्पादन करने वाला और उत्पादन जो चीज हो रही है, उन दोनों के बीच का जो भी विरोधाभास है उससे संचालित होता है मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास का विकास जो हुआ है। अब है जैसे देखिए यहाँ पे साम्यवाद की भी थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है, जो मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य है। अब मार्क्सवाद जो साम्यवाद वाले हैं ये कहते हैं कि सबको बराबर कर दो, एक भी इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज, यानी कि साम्यवाद की स्थापना करना है, जहाँ उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व हो। अब आपने अभी मैंने आपको बताया साम्यवाद क्या है। ये लोग कहते हैं कि ना कोई अमीर रहे ना गरीबी रहे, मतलब सब कुछ समान हो जाए, ना वर्ग रहे ना राज्य रहे, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो वही इस मार्क्सवाद का लक्ष्य है कि समाज साम्यवाद जैसा हो जाना चाहिए। अब इसका कोई एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें बताया था, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा है, ये बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति की और सोवियत संघ की स्थापना की। तो देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया, सोवियत संघ की स्थापना कौन सी पार्टी ने कराई थी, तो बोल्शेविक। और जिसमें साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई, और इसमें कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी, तो ये देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमें मिली हैं। एंड सेकेंड इज कि बोल्शेविक पार्टी की ने क्रांति की और सोवियत संघ की स्थापना की। नेक्स्ट, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है पूंजीवादी। तो खोल लेते हैं इसको, परिभाषा देखते हैं क्या है। पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति या कंपनी के पास होता है। तो जो उत्पादन का कंट्रोल होगा वो किसी एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति के पास होगा या किसी कंपनी के पास होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे आपने देखा होगा अंबानी जी की कोई कंपनी ले लीजिए, तो उसका पूरा कंट्रोल अंबानी जी के हाथ में है। ऐसे ही कोई व्यक्ति होगा जिसके सारे कंट्रोल है, जैसे मान लीजिए जिसका स्कूल है, तो उसके होंगे ना जो संस्थापक, उसका कंट्रोल रहेगा उस स्कूल में। तो ऐसे ही इसको हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे आर्थिक गतिविधि और व्यक्तिगत लाभ और प्रतिस्पर्धा पर पूंजीवाद आधारित है।
तो ये भी एक यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है कि आर्थिक गतिविधि और व्यक्तिगत लाभ और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है पूंजीवाद। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पूंजी की बात होगी, मतलब पूंजीवाद है तो पूंजी की बात तो पक्का होगी। कैपिटल मतलब पैसा। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे की झलक आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। चलते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो है कि निजी संपत्ति, यानी पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक होता है और लोग स्वतंत्र रूप से संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संपत्ति का मौलिक अधिकार होता है। एक निजी पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक होता है। लोग स्वतंत्र रूप से संपत्ति खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। एक मुक्त बाजार होता है। अब मुक्त बाजार किसे कहते हैं, जहाँ पर जो भी लाभ और मांग और आपूर्ति होगी वो एक नियम कानून से होगी, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं आ जाएगा मार्केट में। तो पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार की गतिविधि जैसे मूल्य निर्धारण, उत्पादन की मांग और आपूर्ति नियमों द्वारा निर्धारित होती है। अगला है जैसे लाभ प्रेरणा। पूंजीवाद में व्यवसायों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और ये निजी उद्यम और नवाचार और दक्षता के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर लाभ की प्रेरणा भी ये देता है, क्योंकि व्यवसाय को लाभ कमाना है और नवाचार लाना है और उसके लिए एक दक्षता होना आवश्यक है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था अमेरिका। यहाँ पर अपनी आप कंपनी खोल लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं, मतलब आप स्वतंत्र हैं, मुक्त बाजार है आपके पास, निजी संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको दे रहा है। जैसे इंडिया में अगर आप कंपनी खोलना चाहेंगे तो बहुत चीजें हो जाएंगी अड़ोस पड़ोस, मतलब जैसे टैक्स देना पड़ जाएगा, लोग मतलब घिर जाएंगे आप बहुत चीजों में, एक उद्यम नहीं कर पाएंगे। तो जो अमेरिकी व्यवस्था है, यानी यूएसए में पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था लागू है। यहाँ निजी उद्यम, मुक्त बाजार के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाता है। धीरे धीरे इंडिया भी मैच्योर हो रहा है और शायद मुझे लगता है कि कुछ टाइम पे जहाँ पर भी ये सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं उदारवाद, लिबरलिज्म की। तो उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है। तो उदारवाद राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो, अब यहाँ पे मैंने आपको कह दिया था ना, फ्रीडम वाली बात होगी और लोकतंत्र की बू आएगी आपको। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ये एक नैतिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों, समानता पर जोर देता है। उदारवाद लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून के शासन का समर्थन करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात इसने कही है कि जो उदारवाद है कानून की शासन का समर्थन करता है, यानी यहाँ पर एक नियमावली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। तो देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद में व्यक्ति को सोचने, बोलने, काम करने की स्वतंत्रता शामिल है। अब आपको यहाँ पर, अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो पता होगा, हमारा 19 जो आर्टिकल है हमें 6 स्वतंत्रता देता है। उसमें पहली है बोलने की। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को रखता था अपने अंदर उदारवाद। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा खास होगा आपके पढ़ने के लिए, तो इस टॉपिक में थोड़ा सा जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं आगे कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वो कानूनी समानता। तो अब अगर लोकतंत्र की बात है तो यार समानता तो कानून के रूप में पक्का होगी। तो उदारवाद में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाता है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। अब लास्ट में इसने बता ही दिया कि मेरी बात इसने मान ली कि लोकतंत्र है। यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र और मानवाधिकार। अब आपको एक चीज बतानी है कि मानवाधिकार आयोग अ, कब बनाया गया, तो ये आप जरूर बताएंगे कमेंट में। देखिए, उदारवाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करता है। उदारवाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, मैं अभी तक से इसी बिंदु पे बहुत जोर दे रहा था। मैं हाइलाइटर चेंज करूंगा। लोक अरे, तो ये जो अपना उदारवाद है या जो इसके समर्थक हैं, ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं या करता है ये उदारवाद, जहां सरकार की शक्ति
लोगों द्वारा नियंत्रित होती है और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक और है कि ये जो सरकार की शक्ति होगी, ये जनता के द्वारा नियंत्रित की जाएगी, यानी लोगों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। तो अब आपको पूरा समझ आ गया होगा कि अपना जो लोकतंत्र की परिभाषा है ना, जनता के द्वारा, मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है वो। तो वैसा ही कहीं ना कहीं उदारवाद भी है। अब इसका एग्जाम्पल है फ्रांसीसी क्रांति, 1789। ये डेट आप जरूर याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, उदारवादी जो लोग थे, इनके आधार पे फ्रांसीसी क्रांति जो थी, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए थी, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास किया है। तो फ्रांसीसी क्रांति उदारवाद का उदाहरण है। अब मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जब हम लोग मार्क्सवाद पढ़ रहे थे, पहला जब हमने पढ़ा, तो यहाँ पर मुख्य है रूस की क्रांति। और जब हमने पूंजीवाद पढ़ा था, तो पूंजीवाद में जो मुख्य उदाहरण रहा था वो अपना अमेरिका रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको छूट है, फ्रीडम है। और जब अभी हम लोग अपना ये उदारवाद पढ़ रहे हैं, तो उदारवाद में फ्रांस की क्रांति को महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो इन तीनों को पढ़ने से कुछ निष्कर्ष तो जरूर निकला होगा हमारी 15-20 मिनट की इस बात से कुछ निष्कर्ष निकला होगा। तो उसकी बात करते हैं कि हमने निष्कर्ष क्या निकाला। देखिए, जो मार्क्सवाद है, ये आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल भाषा है, आप इसे समझिए। आर्थिक समानता मतलब गरीबी अमीरी को खत्म करने की बात करता है। अब वर्ग हम लोग हमारे हिसाब से मान लेते हैं कि शायद यहाँ पर छुआछूत हो सकता है, यानी वर्ग बने हो, मतलब अब अमीर गरीबी है तो वर्ग तो वहां पर से बन गए। लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट हम ऐसे कर लेंगे अब से मानने के लिए। आर्थिक मतलब रिच एंड पुअर है, और वर्ग के हिसाब से हम लोग कह लेते हैं कि ऊंची जाति और नीची जाति मानते हैं लोग भी। तो इसे समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण, मतलब देखिए यहाँ पर फिर से क्रांति की बात कर दी, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले रूस की क्रांति को छेड़ा गया था। अब बात करते हैं पूंजीवाद। व्यक्तिगत लाभ और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। अब ये तो सीधे सीधे आपसे कहता था कि भाई पैसा कमाओ, इसने तो और कुछ कहा ही नहीं है ना। पूंजीवाद तो सीधे कहता है कि जो जितना पैसा कमा सकता है वो उतना कमाए, और जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ही रिच माना जाएगा। मतलब अमीरी गरीबी अगर आपको डिसाइड करनी है तो आपके पैसे गिन लिए जाएंगे। ठीक हो गया। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी समानता और लोकतंत्र पर जोर। अब ये तो पूरी तरीके से आपको लोकतंत्र लाने को की बात कर देता है कि हमारे ही उससे लोकतंत्र है। जैसे यहाँ पे इसने कहा ना कि इसके बाद ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अभी फ्रांसीसी क्रांति में कहता था कि आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों का विकास फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही हुआ है। तो ये तो आपको लोकतंत्र को लाने की बात कर देता है, तो बहस ही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट है जो समाजवाद यानी सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली है जिसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व समाज और सरकार के पास है। अब यहाँ समाजवाद में जो भी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रहेगा, ये रहेगा समाज और सरकार के पास। अब मैंने आपको समाजवाद अभी बताया था कि जैसे मैं एक बार बता रहा था कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद में जैसे नेहरू जी थे ना, कि दूसरों की भलाई को करने के लिए इन्होंने उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं समाज के ज्यादा चिंतक होते हैं, यानी समाज बेहतर होना चाहिए वाला। और संसाधनों का वितरण समानता और सामूहिक कल्याण के आधार पर करते हैं या किया जाता है। इसका प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। ऐसे तो हमें परिभाषा है, ये तो टिपिकल, इसको तो हम चेंज भी नहीं करेंगे। तो समाजवाद की परिभाषा एक और बार देख लीजिए कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली है जिसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। उत्पादनों के स्वामित्व जो होता है वो सरकार के पास होते हैं, और संसाधनों का वितरण समानता और सामूहिक कल्याण के आधार पर किया जाता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, देखिए।
संपत्ति और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व। अब मैं यहाँ पर बहुत देर से मैं स्वामित्व शब्द का यूज कर रहा हूँ मैं आप तो ये एक छोटा सा डाउट वैसे आपका भी होना चाहिए था, लेकिन अब मैं ही आपको पूछ लेता हूँ कि बताइए, ये जो स्वामित्व शब्द है, इसका क्या मीनिंग होता है? यानी ये है ना ये वर्ड स्वामित्व। तो इसको आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि स्वामित्व है क्या। तो यहाँ पे मैंने वैसे तो दिखा दिया आपको है क्या, लेकिन फिर भी आपने सर्च जरूर करना है इसके बारे में। तो देखिए, जो समाजवादी हैं, यानी जो समाजवाद की व्यवस्था है, इसमें भूमि, उद्योग और अन्य प्रमुख संसाधनों का स्वामित्व फिर से आ गया। देखिए, एक निजी व्यक्ति के हाथ पे होता है, यानी ये स्वामित्व का मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, सिंपल भाषा में आप इस स्वामित्व को बहुत डिटेल में पढ़िए, ये छोटा सा टॉपिक नहीं है। तो स्वामित्व का जो बेसिक सा मतलब है, वैसे तो ये कंट्रोल है, एक निजी व्यक्ति के बजाय सरकार या सामूहिक संस्थाओं के पास होता है। तो जो यहाँ पर प्रमुख संसाधनों का स्वामित्व होगा, ये एक व्यक्ति के पास नहीं होगा या सरकार के पास नहीं होगा, ये सामूहिक संस्थाओं के पास होगा। जैसे एक बहुत बड़ी सी कंपनी होगी, उसके कंट्रोल में रहेगा। अब जैसे अर्थव्यवस्था का नियमन, सॉरी निगमन नहीं, नियमन। सरकार आर्थिक गतिविधियों का नियमन करती है ताकि सभी नागरिकों को आवश्यक सेवाएं और संसाधन मिल सकें। तो जो अर्थव्यवस्था है, इसकी गतिविधियों का ये नियमन करती है और सभी नागरिकों को आवश्यक सेवाएं और संसाधन मिल सकें, इसके लिए कार्यरत है। अब ये कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान देती है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के लिए निःशुल्क और सस्ती पहुंच समाजवाद की प्राथमिकताओं में शामिल है। अब अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आजकल ना एक गाड़ी चल रही है, हंस फाउंडेशन करके, एम्बुलेंस है बेसिकली वो, लेकिन वो फ्री में आपको दवाइयाँ देती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, इस सामाजिक कल्याण पे ध्यान देती है। तो समाजवाद तो हमारे जो नेताजी हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज को तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा भाई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे रेड मार्क करके अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए भाई, कि सामाजिक कल्याण पे ध्यान देते हैं। आइए, अब इसका एक छोटा सा और बेहतरीन सा एग्जांपल देख लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है वैसे तो। नेहरू जी जो थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपनी नीतियों में समाजवाद के तत्व को बड़ा शामिल करते थे। जिसमें अच्छा, आप जवाहरलाल नेहरू की कोई पुस्तक है एक, अगर है तो आप वो भी बताना कौन सी है, कभी उसमें भी डिस्कशन करेंगे फिर। तो जो नेहरू जी थे, ये अपनी नीतियों में समाजवाद का तत्व शामिल करते थे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विकास और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण पर जोर दिया। अब ये मैं आपको कह रहा था ना, इन्होंने एक उद्योग को ही गरीब कल्याण के लिए अपने हाथ में ले लिया था, और उसी से फिर ये लोग क्या करने लग गए थे, जो गरीब वर्ग है उसकी मदद करने लग गए थे। तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बेहतरीन उदाहरण है नेहरू जी समाजवाद के। ऊपर से इंडियन है, अभी भी वेस्टर्न में कोई क्रांति नहीं ठूसी है इधर। देखिए, लास्ट है हमारे पास कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद। साम्यवाद तो सीधे सीधे आपसे क्या कह देता है कि कुछ नहीं करो, सब लोगों को मिलजुल कर चलाओ, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सबके पास एक जैसे संसाधन हो, किसी की कोई निजी संपत्ति ना हो, सब कुछ एक जैसा हो जाए। ये सोवियत संघ की अवधारणा भी थी, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे आप। तो देखिए, इसकी एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं। साम्यवाद। साम्यवाद और समाजवाद में ना बहुत बार डिफरेंस भी आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो भी कवर कर लें। तो देखिए, साम्यवाद एक ऐसी ऐसी विचारधारा है और एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए सभी निजी संपत्ति को समाप्त करके उत्पादनों के सभी साधनों को सामूहिक स्वामित्व में रखने की वकालत करती है। देखिए कितनी प्यारी बात है। जो साम्यवाद की विचारधारा है, ये निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहती है, उन पर उत्पादन के सभी साधनों के स्वामित्व की वकालत करने की बात करती है। मतलब कि सबको सेम कर दो, ना कोई अमीरी रहे ना कोई गरीबी रहे। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, वर्गहीन समाज, अभी देखिए ये मार्क्सवाद से बिल्कुल मैच होगी।
धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने इसकी बात करी है, ये उसकी बात कर देंगे। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य होता है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ कोई वर्ग भेद ना हो, सभी लोग समान हैं। अभी हमने बात करी है। संपत्ति का उन्मूलन, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन हो, सामूहिक स्वामित्व की स्थापना साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तो ये जो सामूहिक स्वामित्व की स्थापना है, ये इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी इसे ये चाहते हैं कि पूरा हो जाए। अब जैसे देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में भी इसका असर देखने को मिलेगा। साम्यवाद में एकल पार्टी प्रणाली होती है जो राज्य का नियंत्रण, उत्पादन, वितरण और सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान देती है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कोई एक उदाहरण है, जैसे मैंने बताया आपको, यूएसएसआर, सोवियत संघ। 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो सोवियत संघ थी, ये साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने में जोर देती थी, जो मार्क्सवाद यानी लेनिनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, एक और क्वेश्चन मिला, मार्क्सवाद किस पर आधारित है? तो ये लेनिनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये पूरा आप देख लेंगे। अब मैं आपसे कह रहा था, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस क्या है, ये तो मैंने थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक बना रखा है। समाजवाद और साम्यवाद हमारे पेपर में भी आया था, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस करने के लिए आपके पेपर में भी आ सकता है। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद, जो समाजवाद है ये आर्थिक समानता और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व कहता है, लेकिन साम्यवाद वर्गहीन समाज और व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन करता है। ये पूर्ण की बात नहीं करता है, हो संपत्ति, अमीर भी हो, लेकिन साम्यवाद तो कहता है कि या तो सबको बराबर कर दो या दूसरे की वैल्यू घटा दो। मतलब जैसे तुमसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ा जा रहा है, तो मतलब दूसरे के पैरों में गोली मार दो, तो वो भी नहीं दौड़ेगा। तो कुछ इस टाइप की ये थोड़ी बातें करता है, तो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। सरकार की प्रमुख भूमिका होती है यहाँ समाजवाद में, लेकिन साम्यवाद में तो राज्य कहता है कि पूर्ण नियंत्रण मेरा है, और समाजवाद कहता है कि सामाजिक कल्याण और न्याय हो, लेकिन ये कहता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानताओं को खत्म ही कर दो, जड़ से कुछ बचाओ ही मत, यानी सब कुछ एक जैसा बैलेंस हो जाए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ये तो थोड़ा आपको टॉपिक भी ऐसा लगा होगा कि यार समाजवाद और साम्यवाद लगभग एक है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है इनमें। देखिए, इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं अब हम। देखिए, समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित हैं, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद का अधिक चरम रूप है। यानी ये जो साम्यवाद है, ये समाजवाद का ही एक बहुत बड़ा रूप है, जो निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त करने और एक वर्गहीन समाज बनाने की स्थापना पर केंद्रित है। और दूसरी ओर जो समाजवाद है, ये निजी संपत्ति की समिति यानी मौजूदगी को स्वीकार करता है और सरकारी नियंत्रण के माध्यम से समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो समाजवाद है, ये साम्यवाद से तो छोटा है, लेकिन साम्यवाद बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो पूरा एक ऐसा समाज बनाने की बात करता है कि यहाँ इक्वलिटी हो। लेकिन जो समाजवाद है, कि कहीं ना कहीं थोड़ा इनइक्वलिटी को भी मंजूरी दे देता है कि कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये टॉपिक था, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग इसके बाद, ये क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, इसको आप एक बार मैराथन के रूप में देख लीजिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारी होगी कि प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी जो विचारक है ना, बहुत महत्वपूर्ण विचारक। अब ये विचारधारा तो आज हमारी खत्म हो गई। अब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख विचारक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।